अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो और ऑब्वियसली 3 दिन के गैप के बाद जब वापस आते हैं सो देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, नॉट जस्ट ऑब्वियसली इन क्रिकेट बट ऑब्वियसली और सारे जो खेल इधर उधर हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारी डिस्कशन होंगी। एंड देन व्हाई नॉट डिस्कस आवर लेजेंड्स, द पाकिस्तान चैंपियन टीम जो कि इस वक्त हमारी करंट टीम से बेहतर कर रही है। सो यस, उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे और ज़रा मेजर डिस्कशन जो है वो हमारी क्रिकेट से हट के भी होगी। एंड जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, जब हम अदर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जब हम अपने एथलीट्स की बात करते हैं, हम अपने एथलीट्स को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और अपने एथलीट्स को किस तरह चीज़ें मुहैया करते हैं और फिर हमारा कोई हक बनता है कहने का कि मेडल लेकर आओ, मगर मेडल लाने से पहले वो सारी प्री रिक्विजिट्स हम पूरी करते हैं कि नहीं। ये सारी डिस्कशन आज हमारे शो पे होगी। एक स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगे और उनके हवाले से हम आपको आगे बताएंगे। सो यस, मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा कि जब हम खेल क्रिकेट से हटकर भी और बहुत सारे हैं और पाकिस्तान में बदकिस्मती से उन तमाम बहुत सारे ऐसे खेल जिनमें पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर, और ये बदकिस्मती ये भी है जैसा आपने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल गेम को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं और आपके टैलेंट को ऊपर आने का मौका मिल सकता है। अगर आप टीम गेम को 11-15 लोगों के ऊपर खर्च कर सकते हैं तो आप क्यों इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो है इनफरादी तौर पर खेलते हैं खिलाड़ी, आप उनको क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और यकीनी तौर पर आज इसके ऊपर खासी निगाह रहेगी और ये पैगाम बुनियादी तौर पर हुकूमत के पास जाता है बजरिया जोर का जोड़। और जैसा कि हॉकी के हवाले से जब आपने शुरू किया था तो उसका भी एक असर हुआ और हम यहाँ से कोशिश यही करेंगे कि जो पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जो इनफरादी खेलों में अपना नाम रोशन करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और जब आपने ओलंपिक्स का जिक्र किया तो उनको खेलों की मेराज कहा जाता है और अगर कोई खिलाड़ी वहाँ पर जाता है तो फिर आपको ये किसी को हुकूमतों को ये तवज्जो दिलाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए कि उनके साथ आपने किस तरह से बर्ताव करना है, उनका किस तरह से ख्याल रखना है। बिल्कुल। सो यस, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को, बट शुरू करने से पहले हाफिज राना सनाउल्लाह साहब ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था जिसको हमने पिकअप भी किया था अपने आखिरी प्रोग्राम में कि दूसरे खेलों की तरफ भी थोड़ी सी ज़रा हमें निगाह डालनी चाहिए, दूसरे खेलों की तरफ इंपॉर्टेंस। तो हम राना सनाउल्लाह साहब की मदद करेंगे इस मुहिम में, आपकी हम मदद करेंगे और रोशनी डालते रहेंगे उन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, उन डिफरेंट स्पोर्ट्स पे जिस पे बेहतरी करने की शदीद ज़रूरत है और जहां हमारी होप्स हाई हो। आपने तहैया कर लिया कि राना साहब तो बच नहीं सकते हम। बस अब जो है ना, इवेंचुअली जब राना साहब यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो हम पूरी एक लिस्ट तैयार रखेंगे। सर ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, बिकॉज ये सारे खेल हैं जिनमें बहुत मसाइल हैं और उन मसाइल को बेहतर कर लें तो हम और अलग अलग खेलों में फतुआत हासिल कर सकते हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में आज ऑब्वियसली सबसे पहले वील टॉक एंड वील सेलिब्रेट अबाउट पाकिस्तान चैंपियंस, जिन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, देन भारत को हराया और कल इंग्लैंड को भी शिकस्त देकर लेजेंड्स लीग में सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली है, क्वालिफाई कर लिया है। भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस की धुआंधार बैटिंग और मतलब ऐसी कोई ज़बरदस्त बैटिंग हुई जैसी कि जो है आपकी ये जो अभी नेशनल रेगुलर टीम है उनकी बैटिंग तो बिल्कुल 180 से ऊपर हम आते नहीं थे, 180 से ऊपर हम कोई रन्स नहीं जोड़ सकते थे, मगर पाकिस्तान चैंपियंस ने जो है वो 243 रन्स बनाए और उसके जवाब में जो है वो 20 ओवर्स में 170 रन्स ही जोड़ सकी इंडियन चैंपियंस टीम, जिसमें आप बात करें कामरान अकमल की तो 40 गेंदों पे 77 रन्स शर्जील ने बनाए और 30 बॉल्स पे जो है वो 72 रन्स जो हैं वो बनाए कामरान अकमल ने बनाए और शर्जील ने ये रन्स बनाए। और ये मैच समरी आपके सामने इस वक्त बिल्कुल ये जो मैच जिसके ऊपर बड़ी निगाहें थी लोगों की, 243 रन्स पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। कामरान अकमल ने खासी फॉर्म में नजर आए, 40 गेंदों पर 77 रन स्कोर किए, 30 गेंदों पर 72 रन शर्जील खान के हिस्से में आए और 26 गेंदों पर 51 रन सोहेब मकसूद ने स्कोर किए। आरपी सिंह एक्शन में नजर आए इंडिया की तरफ से, 4 ओवर्स में 38 रन उनके बने। उसके बाद नेगी जो हैं पवन नेगी, उनके 4 ओवर्स में 39 रन बने। अनुरीत सिंह के 4 ओवर्स में 45 रन बने। उसके जवाब में इंडिया की टीम सिर्फ 175 रन पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सुरेश रायना 40 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। रेडू जो हैं उन्होंने 23 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। 12 गेंदों पर 22 रन रॉबिन उथापा के हिस्से में आए। वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर टीम मैनेजर
3 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर सके। शुएब मलिक जो कि 4 ओवर्स में 38 रन इनके बने और 3 विकेटें इन्होंने भी हासिल की। सुहेल खान के 2 ओवर्स में 18 रन बने और 1 विकेट इन्होंने भी हासिल की। और सवेरा इस मैच में तमाम टिकट्स जो थे बिल्कुल सोल्ड आउट थे, वो सोल्ड आउट थे। Exactly. तो वो पाकिस्तान इंडिया का मैच आप जूनियर का करवा लें, आप सीनियर का करवा लें, या फिर आप रिटायर्ड या लेजेंड्स का करवा लें, उसमें आपको लोगों की दिलचस्पी जो है देखने वालों की वो हमेशा से उरूज पर ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी। और इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है 196 रन बनाए पाकिस्तान ने और जीत हासिल की। सो यस, पाकिस्तान चैंपियंस हैज क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स इन द लेजेंड्स लीग। और दूसरा मैच जो मेरा इंग्लैंड के खिलाफ था पाकिस्तान चैंपियंस का, उसमें भी पाकिस्तान ने जो 196 रन ऑन बोर्ड किए थे 2 विकेटों के नुकसान पर, और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग का सामना नहीं कर पाई थी और इसमें इंग्लैंड की टीम 17 ओवर्स में 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और इसकी मैच समरी कुछ इस तरह से है, एक बार फिर शोएब मकसूद एक्शन में रहे, 44 गेंदों पर 64, शुएब के 33 गेंदों पर 51, मिसबा के 14 गेंदों पर 23, 2 विकेटें हासिल की स्टोट मेकर ने उनके 25 रन के एवज। उसके बाद क्रिस शॉफर्ड ने 1 विकेट हासिल की 43 रन देकर, और डी मैडी ने 4 ओवर्स में 45 रन दिए, 1 विकेट इनके हिस्से में आई। और ये 17 ओवर्स में 10 विकेटें पाकिस्तान ने इनकी हासिल की, 117 रन ही इंग्लैंड की टीम बना सकी और 79 रन से पाकिस्तान ने ये फतह अपने नाम की। और जैसे इंडिया T20 वर्ल्ड कप में अनबीटन था, पाकिस्तान भी यहाँ पर अनबीटन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अनबीटन है पाकिस्तान चैंपियंस टीम। और यस, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाब रियाज मौजूद थे वर्ल्ड T20 में, खिलवा ले तो उनको भी जरा बॉलिंग करा देते। बट मूविंग ऑन फर्दर जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अब सुनने में ये आ रहा है कि गैरी क्रिस्टन जो हैं, चूँकि लाहौर तो वो पहुँचे आज सुबह, अजहर महमूद भी पहुँचे और उनकी कप्तानी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। टीम की कारकर्दगी पर वो तफसीली रिपोर्ट पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवा चुके हैं। मुस्तकबिल में तब्दीलियों के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से पाकिस्तान में कप्तानों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनसे भी मिल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, जैसा कि हमने आपको बताया, वो भी आ गए हैं। जैसन गिल्स्पी जो हैं वो पाकिस्तान पहले ही पहुँच चुके हैं। तो अब बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो यही पूछा जा रहा है, ये सवाल उठाया जाएगा कि क्या वाकई सिर्फ कप्तान की तब्दीली ही करनी है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजमूई तौर पर कोई खाका भी तब्दील करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सो इस हवाले से अब मुशावरत शुरू होगी कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल जी। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, दी नेक्स्ट मार्क इवेंट फॉर आईसीसी इज चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। जराए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है वो सामने आ गया। 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जबकि इवेंट जो है वो 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया टाकरा होगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सामने जो है वो आईसीसी ट्रॉफी जो है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर में खेलेगी। एंड टॉकिंग अबाउट आईसीसी के ऐलान से पहले ही अगर ये चीज़ें, ये स्केड्यूल जो हमारे सामने आया, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश एक ग्रुप ए में शामिल होंगे और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो है वो ग्रुप बी में शामिल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। और एक और ख़बर है, मुश्ताक अहमद साहब यहाँ से गए हमें अलविदा कहकर, लेकिन शायद तहैया करके गए थे कि वतन वापस आना नहीं है। वो यहाँ से वर्ल्ड कप के लिए यूएस से वेस्ट इंडीज़ गए और उसके बाद वो इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड गए हैं तो अब उन्होंने कहा कि अब मैंने यहीं पर ही रहना है। इंग्लैंड में उन्होंने पाँव जमा लिए हैं और मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड के अंडर 19 टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड में कोचिंग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और कोचिंग का आगाज़ उन्होंने कर दिया है। अंडर 19 टीम जो इंग्लैंड की है उसके कोचिंग पैनल में वो शामिल हो गए हैं और अब यूँ वो अंडर 19 इंग्लैंड प्लेयर्स को उनकी तरबियत करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे। राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर मुश्ताक अहमद साहब, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जोर का जोड़ के एक फैमिली मेंबर मुशी भाई को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मूविंग ऑन फर्दर, और जब हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो क्यों इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप इन्वेस्ट ना करें बट अपना जो पैशन है लड़कों का वो आपको सामने दिखता है। पाकिस्तान के अशब इरफान की बात करें तो कैंसो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की। फाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर अशब इरफान ने सनसनीखेज मुकाबले में के बाद भारत के वीर चोटरानी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की और 80 मिनट तक जारी रहने वाला यह मैच पाकिस्तानी प्लेयर ने 3-2 से अपने नाम किया। अशब इरफान की बात करें तो उनकी जीत का स्कोर 11-7, 8-11, 12-10, 8-10, 8-11 और 11-8 रहा।
आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ी सी तकलीफ़ वाली ख़बर है और वो पाकिस्तान की कोहे पैमा समीना बेग की अलालत या उनकी ख़राबी तबीयत के हवाले से उनको इलाज के लिए, मुकम्मल इलाज के लिए इस्लामाबाद के हस्पताल में मुंतकिल किया गया। और उनके भाई महबूब अली का कहना है कि रात भर समीना बेग डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी रही हैं और उन्हें मुकम्मल इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी तबीयत ख़राब होने के बायस उनको K2 के बेस कैंप से जो है वो वापस स्कर्दू पहुंचाया गया था। और हम ये सुन रहे हैं गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से कि वहाँ पर मौसम ख़राब है और जो सयाह भी जा रहे हैं हमारे उन सयाहती इलाकों में, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो ये जो कोहे पैमा हैं इनके लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। समीना बेग साहबा की हम मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। वो पाकिस्तान का इस कोहे पैमाई में एक बड़ा नाम है, रोशन चेहरा है पाकिस्तान का। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहतियाबी से नवाजे और दोबारा से वो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम ये बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर लहराते हुए और उसको सरबुलंद करते हुए हमें नजर आएँ। बिल्कुल जी, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि समीना बेग के लिए दुआ कीजिए एंड वो जल्द से जल्द बेहतर हों और फिर हमें पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचती हुई देखें। सो यस, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में इतना ही। एंड मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एक स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सो जब हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एक स्पोर्ट जो कि कुछ अचानक से हमारे सामने तो वो था बहुत अरसे से, मगर आवाम के सामने वो इस तरह आया बिकॉज जब हम जैवलिन थ्रो की बात करते हैं तो अचानक से एक नाम आया, नहीं जी अरशद नदीम है जो जैवलिन थ्रो करते हैं। और जैवलिन थ्रोअर्स होते हैं क्या पाकिस्तान में? जैवलिन थ्रो की कोई पूरी क्या टीम बन सकती है? पूरे लोग होते हैं इतने सारे, क्या बैकअप भी है कि नहीं है? बहुत सारे सवाल उठे। एक अरशद नदीम का नाम सुनाई देता था, बट इवेंचुअली जब आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि बैकअप बनाना जरूरी है। एंड एज सून एज एक इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो एज के एक ऊपर लेवल पे जा रहा होता है तो साथ ही साथ आपका एक यंगर बैकअप जरूर तैयार होना चाहिए। एंड जब मैं जैवलिन थ्रो की बात करती हूँ, एंड ना सिर्फ अब जब मैं इन मेहमान को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, सो ही इज नॉट अ बैकअप एनी मोर बिकॉज येस नाउ ही इज द नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। एंड हमारे साथ जैवलिन थ्रोअर मौजूद हैं मोहम्मद यासिर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम। सो यासिर, सबसे पहले तो ओलंपिक्स वाज वन मार्की जिसको अचीव करना था, चूक गए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल जी, मैंने तो अपना 100% दिया जो एक हमारे हाथ उसमें होता है, जो कि चलो अल्लाह की इसमें होगी, कोई बेहतरी होती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। दूसरा ये कि चलो अगर कंपटीशन ज़्यादा मिल सकते तो हम शायद कर भी जाते। ये मेरे कोच का और मेरा कहना था, कोच बड़े कॉन्फिडेंट थे तो हमें कंपटीशन पूरे साल में एक मिला, जिसकी वजह से थोड़ा लैग करता बंदा। तो आपको जितने ज़्यादा कंपटीशन होंगे आप इतने ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करते हैं। सीडिंग सिस्टम होता है जिससे पॉइंट्स हासिल करते हैं। हाँ जी, आप इंटरनेशनल कंपटीशन में आपको पॉइंट होते हैं, कम से कम आपको 3 से 4 कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे खेलने होते हैं साल में जो एक सीजन में होते हैं ना, ओलंपिक से पहले जैसे एक साल में। तो अगर वो आप खेलते हो और उनमें आप टॉप 3 में रहते हो तो आपके पॉइंट्स ऑलमोस्ट इतने हो जाते हैं कि आप क्वालिफिकेशन टॉप 32 में आ जाते हो। तो अगर वो नहीं करते तो फिर आपको क्वालिफिकेशन मार्क पूरा करना होता है, वो तो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और कंपटीशन हमें फिर इतने मिले नहीं। तो रुकावट क्या रही? आप जैसा कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कंपटीशन आपको साल में मिला, कोई इसमें माली मुश्किलात हैं, बर वक्त हम उनको ले नहीं सके हैं, ट्रेनिंग के एतबार से कोई कमी रह गई, या क्या चीज़ आप? नहीं जी, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो ट्रेनिंग में अपना 100% कर रहा था। कोच साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। हमने जो हमारी फेडरेशन है, हमारे बोर्ड है, उनसे बात भी की थी कि हमें एटलीस्ट 3 कंपटीशन दिए जाएं। पहला तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे कोच के बकौल और मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी लास्ट ईयर से, जो कि मैं अभी फील कर रहा था। एक कंपटीशन में आप अपना पीक लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसीलिए कहा था कि, लेकिन कोई इश्यूज थे, कोई फेडरेशन के या जो भी मुश्किलात थी उनकी वजह से, मेजरली फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह हाँ मे भी, लेकिन अब ज़्यादा उनको ही पता। तो हमने तो एक कंपटीशन दिया गया, उसमें हमने कोशिश की। और लेकिन उसमें खुशी की बात यह है कि मैंने अपना सबसे बड़ा मेडल लिया एशिया में, अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर, जो मेरा सबसे बड़ा मेडल 2024 एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में। जी ठीक है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं, आपने कहा कि एक हमें कंपटीशन ज़्यादा मिलें, तो एक खिलाड़ी और आप, चूँकि ये इंडिविजुअल गेम है ना, इनफरादी तौर पर आप कोच के साथ कैसे प्लान करते हैं कि इस साल में ये इवेंट्स हमारे होंगे, हमने इसके लिए तैयारी करनी है? तो जब इल्म ही ना हो कि मैं जाना है या नहीं जाना है, जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या बिल्कुल ऐन वक्त पर पता चलता है कि मैं इसमें जा सकता हूँ? हाँ जी, तो ये वाली सूरत हाल किस तरीके से इससे आप निपटते हैं? इसमें हमारा यही सबसे बड़ी रीज़न है कि जो हम लैग करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादातर, क्योंकि इंडिविजुअल हमारी स्पोर्ट्स है,
हमने पूरे साल ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कंपटीशन कब मिलना हमें, जो सही बात है। अभी जो मैं कोरिया में गया हूँ, मुझे 1 वीक पहले कंफर्मेशन हुई है कि वीज़ा मेरा आ गया, नहीं तो उससे पहले कंफर्म ही नहीं था कि 50-50 चांसेस से जाऊँगा नहीं जाऊँगा, इस तरह। मतलब आप ना प्रिपेयर कर सकते हो ना ही हट सकते हो बिल्कुल भी। हमारा कोई ऑफ सीज़न नहीं होता जो कि सारे प्लेयर्स का होता है। डेफिनेटली उनको पता होता है उन्होंने साल में कौन सा कंपटीशन खेलना, कौन सा नहीं। तो इसलिए हम तो सालों साल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब भी कोई आ जाए तो वेल एंड गुड। नहीं तो इतने एज पे वीजा मतलब प्रायरली अप्लाई नहीं हुआ वीजा, इस वजह से वीजा लेट हो गया, या वीजा ही ऑब्वियसली क्या हमारे पासपोर्ट पे लेट लगता है, वो क्या रीजन? मैम ये हमारे हाथ में होता है, हमने चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होती हैं फेडरेशन को, हमने पासपोर्ट देना होता है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो देनी होती हैं, बाकी काम उनका ही होता है फेडरेशन का, या जो भी इदारे हमारे वो करते हैं। तो अब आगे से वो हमें कहते हैं कि वीज़ा नहीं लगा, या जो भी एक्सक्यूज़ होता है या रीज़न जो एक्चुअल रीज़न होती है, तो वो तो हम नहीं पता हमें बिल्कुल भी। लेकिन जो ये है कि हमारी तरफ से कोई देर नहीं थी, हमने टाइम पे चीज़ें दी थी और बस अनफॉर्चुनेटली नहीं। अच्छा, साल भर में कितने के इवेंट्स आपके ख्याल में होते हैं, और उनकी शिरकत के लिए, उन इवेंट्स में शिरकत के लिए किन चीज़ों की किसी भी पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर को ज़रूरत होती है, और ये अगर आपने किसी भी टूर्नामेंट में जाना है तो उसके लिए मुनासिब तैयारी के लिए कितना वक्त किसी एक खिलाड़ी को चाहिए होता है? हाँ बिल्कुल, अगर आप साल में एक स्केड्यूल जो होता है उसमें ये होता है 5 से 6 कंपटीशन खेलते हैं सारे, मतलब जो कंट्रीज़ के प्लेयर हैं। इंडिया को लगा लें जो हमारा नेबर वो कंट्री है, तो वो इतने कंपटीशन खेलते हैं। 5 से 6 एक खिलाड़ी खेलता है। एक इसका मतलब ये अगर 6 खेलते हैं तो हर 2 माह बाद एक आपका इवेंट है। बिल्कुल ऐसा होता है, 2 माह बाद 1 माह बाद भी इस तरह होता है। आप एक सीजन में 5, एक सीजन में जी, सीजन में आपके 5 से 6 महीने आते हैं, तो उसमें ये इतना खेलते होते हैं। और प्रिपरेशन ये होती है कि उससे पहले वो ऑफ सीज़न निकालते हैं, उसके बाद वो प्री कंपटीशन में आ जाते हैं। और अगर आपको जैसे हमें अभी कंपटीशन का पता चल गया फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद है, तो हमें तो 1 महीने ही मिला है, अभी तो हम पता नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि हम किस फेज़ में चल रहे हैं या किस में नहीं है, लेकिन हमको उसी में करना होता है। ठीक है, इसलिए प्लेयर को इंजरीज आते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आती, इस वजह से नहीं आती। अगर आपको पहले पता हो कि कब कंपटीशन है, कब आपने क्या प्रिपेयर करना है, उसके लिए प्री कंपटीशन क्या तैयारी होती है, अगर वो पता हो तो मतलब तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, फेजेस हैं इसके। बिल्कुल ठीक है, इसके फेजेस हैं, क्या फेजेस होते हैं। बिल्कुल, आपको ऑफ सीजन में और करनी होती है, प्री कंपटीशन पहले, अगर कंपटीशन नज़दीक है तो फिर उसकी और चेंजेस होती हैं ट्रेनिंग में। तो ये चीज़ें नहीं ना होने के बावजूद हम परफॉर्म करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो हो, हमें पता हो, तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऑर्गेनाइज्ड एक स्केड्यूल हो तो वो फिर। मगर यासिर, जब मैं आपने ये जब शुरू किया होगा, जेवलिन थ्रोअर बनना शुरू किया होगा, उस जर्नी में आपने पहले किसी को ऊपर देखा कि इसको देख के मैं शुरू करूंगा? हु वाज दैट पर्सन? हाँ जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में ये होता है, कोई ना कोई तो आप जिससे इंस्पायर होते हो। मेरे बड़े भाई जो एथलीट थे, मुझसे बड़े हैं जो, तो उनकी वजह से मैंने गेम स्टार्ट की थी। थोड़ा मैं हेल्दी था तो उन्होंने मुझे थ्रो शुरू करवा दी, पत्थर ज़्यादा फेंकता था, थोड़ा लंबा, तो इस वजह से जेवलिन शुरू कर दिया। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू किया था उनको देख के। तो तब से ये था कि बस पाकिस्तान के लिए खेलना, ये माइंड में सोच के अभी तक मतलब ट्रेनिंग की, गेम स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मैं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आप कर रहे हैं। जाएंगे हम एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो यासिर के ऑब्वियसली उस जर्नी के बारे में और जानेंगे, मगर साथ साथ इस वक्त क्या स्ट्रगल्स हैं एक पाकिस्तानी एथलीट की, वो भी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर हम खुशामदीद कह रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, पाकिस्तान में लोगों को जेवलिन थ्रो का इल्म ही नहीं था। ये तो जब अरशद नदीम आए और उस वक्त फिर लोगों को जेवलिन का नाम, वो तो एक दूसरे से शुरू में पूछ रहे थे लोग कि ये है क्या। तो हमारे साथ यहाँ पर यासिर साहब मौजूद हैं, ये बता रहे हैं ना सिर्फ कि इन्होंने जेवलिन कैसे पकड़ी और यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो रास्ता जो जिस ब्रेक पे जाने से हम पहले आपका जो एक सफ़र था कि यहाँ तक पहुँचने का। हाँ जी बिल्कुल जी, मैंने बड़े भाई से इंस्पायर होकर गेम शुरू की थी, और स्टार्टिंग से ये था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। उस टाइम क्योंकि हम क्रिकेट देखते होते थे, और मैं भाई से अक्सर पूछता था ये ग्रीन शर्ट कैसे मिलती है। तो वो कहते थे जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, बाहर जाके खेलते हो, तो ये तब मिलती है। तो मेरा पहले दिन से यही माइंड था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कोई 4-5 साल की स्ट्रगल। जेवलिन में रिप्रेजेंट करूंगा या क्रिकेट में रिप्रेजेंट करूंगा? जेवलिन में, ऑब्वियसली जेवलिन में, क्योंकि जेवलिन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये है किट तो हमारी एक ही होती है जिसमें फ्लैग लगा होता है। तो मेन चीज़ तो ये थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो जेवलिन मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा भाई ने मुझे सिखाया था स्टार्टिंग में, ग्रिप कैसे करते हैं, कैसे फेंकते हैं, क्योंकि वो जेवलिन के प्लेयर तो नहीं थे लेकिन पता था थोड़ा बहुत।
तो तब से शुरू किया फर्स्ट ईयर से, और अभी तक लगा हूँ, वो तो आपके सामने सारा। So, उस ट्रेनिंग के सफ़र में बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं जिनको आप समझते हैं कि ठीक है आपके भाई का सपोर्ट था, बट देन प्रोफेशनल कोचेस, एंड फिर इस लेवल पे आने के लिए आपको और मॉडर्न डे स्टाइल के कोचेस चाहिए होते हैं। ऐसे कोचेस मिले आपको अपने सफ़र में? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं पहले कॉलेज में करता था तो उधर तो एक हमारे पीटी साहब होते थे, उनसे की। उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, वो वेल अवेयर थे जावेलिन के रूल्स वगैरह से? हाँ पता था, जितना कॉलेज लेवल तक होता उस टाइम तक के लिए वो ठीक थे। कि ये नहीं कहता कि नहीं था उनको पता, लेकिन ये है कि जैसे आप थोड़ा ग्रूम करते हो तो चीज़ें भी आपको ज़्यादा सीखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में आया तो नवाज़ भाई थे मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड भी थे, बड़े सीनियर थे, उन्होंने मुझे बड़ा फिटनेस लेवल जो मेरा अप करवाया। उसके बाद वापडा में मैंने ज्वाइन किया 2020 में जी। तो उस टाइम मेरे इरफान साहब कोच थे वापडा के, उन्होंने मुझे 2 साल ट्रेनिंग करवाई। और अभी जो रिसेंट है वो फयाज हुसैन बुखारी साहब हैं जी, जो मुझे अभी मतलब ये परफॉर्मेंस अच्छी अभी माशाल्लाह उनकी वजह से हो रही है। वो बड़ा वर्क कर रहे हैं मेरे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा थ्रो भी मैंने अभी अपनी बेस्ट की है उनकी कोचिंग के। तो कितना इसमें एक जो खिलाड़ी है जेवलिन का बुनियादी तौर पर, उसको कितनी ट्रेनिंग की रोज़ाना ज़रूरत होती है, और इसका ट्रेनिंग का तरीक़ाकार क्या है? मतलब आप कितनी जेवलिन रोज़ाना थ्रो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसमें आप पहले जैसे बात हुई है पहले तो आपका वो ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है, कंपटीशन के मुताबिक आपको ट्रेनिंग करनी होती है। अगर कंपटीशन नहीं है जैसे आजकल हम कर रहे हैं तो हम 2 टाइम्स करते हैं। एक सेशन मॉर्निंग का होता है कम 2 घंटे का तकरीबन, उसके बाद एक इवनिंग का होता है वो 2.5 से 3 घंटे के लग जाते हैं। आजकल गर्मी में तो थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। और इसके लिए थ्रोज हम ये करते हैं कि जब हमारा थ्रोइंग सेशन होता है, वीक में 2 थ्रोइंग सेशन होते हैं। 2 थ्रोइंग सेशन? 2 होते हैं बिल्कुल, जिसमें हम जेवलिन फेंकते हैं सिर्फ। ठीक है। उसमें ये होता है 40 से 50 थ्रोज जेवलिन की मैं करता हूँ जब एक सेशन में। उसके अलावा मेडिसिन बॉल होता है थ्रोइंग पावर आपकी इंक्रीज़ करने के लिए। 2 दिन हम जिम करते हैं पावर के लिए, डेफिनेटली आपको पावर भी चाहिए। और उसके बाद 2 दिन फिटनेस करते हैं वीक में, जिसके लिए आपकी स्पीड, एक्सप्लोजिव सारी चीज़ें उसमें फिटनेस में सब जनरल जो आप करते हो। सो यासिर, ये सारी जो गाइडेंस है कि 2 दिन ये करना है, 2 दिन ये करना है, ये गाइडेंस किस फेज़ पे थे आप अपने करियर के, जिस फेज़ से आपको पता चली फिर आपने क्या खाना है क्या नहीं? क्योंकि हमारे खाने तो घी से भरे हुए, तेल से भरे हुए, हम तो मुर्ग मुसल्लम खाने वाले, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशन क्या क्या लेनी है आपने, कितनी लेवल ऑफ प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स होने चाहिए, ये सब किस फेज़ पे आपको पता चला ज़िंदगी के कि हाँ जी ऐसे मैंने अपना ख्याल रखना है? हाँ जी बिल्कुल जी, ये तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि डाइट आपकी ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप देखा जाए तो अगर डाइट अच्छी नहीं है तो आप ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको उसकी इंजरीज होंगी या वीकनेस हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो बड़ा कॉन्शियस हूँ डाइट के बारे में। डाइट आपको ज़ाहिर बात है, आप अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छा ट्रेन कैसे करोगे खुद को। तो मैंने मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, 2020 में मैंने कंप्लीट किया। तो उधर से मैंने काफ़ी खुद से, जो मैं कह रहा हूँ, इधर न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास नहीं है। आपको पता ही है जैसा कि हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हैं, तो उधर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने गाइड किया। क्योंकि मास्टर्स किस में किया आपने? स्पोर्ट्स साइंसेज में। स्पोर्ट्स साइंसेज? जी जी बिल्कुल, उसमें सारा न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सारा कुछ मैंने पढ़ा। तो ये खुद से बड़ा मैंने ये मैनेज किया चीज़ें जो खुद ही करता हूँ। ज़्यादा लोग इधर तो नहीं है हमारे पास बताने के लिए, तो बस वही देख देख के खुद से पढ़ के तो ये कर। अच्छा, कोई जैसे आपने कहा कि ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन एक अरशद नदीम भी तो हैं, उनसे आपका कैसा बातचीत रहती है, और मुकाबला जब आमने सामने हो तो उनकी क्या ख़ास चीज़ है जो आप समझते हैं कि अगर इनकी ये थ्रो इतनी अच्छी है मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ? कौन सी चीज़ें हैं जो आप में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, उनकी वजह से जेवलिन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पाकिस्तान में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनकी वजह से मैंने पाकिस्तान की सेकंड लो की है। अरशद के बाद मेरी सबसे बेस्ट है अभी तक पाकिस्तान हिस्ट्री की। तो ये जाहिर बात है उनके पीछे लगा हुआ हूँ, तो उनको पकड़ने के चक्कर में इसीलिए डेफिनेटली मैं इसीलिए आगे से ग्रूम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह उनसे सीखने को यही मिला कि आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, तो आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री में ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जाके वर्ल्ड नंबर 2 होना, ये एक बड़ी इंस्पिरेशन है। तो ये बड़ी चीज़ उनको सीखने को मिलती है। बाकी ये मैं सीखता हूँ उनसे ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड वो मेरे कंपटीटर हैं, उधर हम ऐसे ही कम्पीट करते हैं जैसे कोई जानते ही नहीं है। दुनिया में अभी जो करंट जेवलिन थ्रोअर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनमें से कौन ऐसा है जिससे आप सीखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं?
हाँ जी बिल्कुल जी, अरशद का तो मैंने बताया, उसके अलावा नीरज इंडियन जो अभी करंट ओलंपिक चैंपियन भी हैं, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, मेरी अच्छी दोस्ती भी है, बोलचाल भी उनसे बातचीत होती है। उनसे इंस्पायर इसलिए हूँ कि बाल भी थोड़े से हाँ बाल चलें, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है जिसको अच्छे लग जाए। लेकिन ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग है उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। वो फिटनेस लेवल उनका जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैसा करूँ, जो कि वो बड़े माशाल्लाह फिट हैं, और जो वो थ्रो करते हैं वो तो आप सबके सामने आप जानते ही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रेनिंग में उनकी चीज़ें कॉपी करने की, उनकी तरह बनने की। जारी बात है, अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को करोगे तो डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव करोगे उसमें। या सर, बट जब मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग की बात करती हूँ और फिर पाकिस्तान स्टैंडर्ड ट्रेनिंग की बात करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं जिससे आप लोगों को और बूस्ट मिलेगा? जी बिल्कुल, ये तो बड़ी चीज़ें हमारी इम्प्रूव होने वाली हैं अगर आप कंपेयर हम दूसरे कंट्री से। मसलन अभी जैसे मेन हमारा इम्प्लीमेंट जेवलिन, मेरे पास जेवलिन नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि होना चाहिए, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बगैर खेल ही नहीं है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है ना। उसके बगैर तो मैं कैसे, अभी जब मैं एक कंपटीशन मुझे फॉर एग्जांपल साल में मिल रहा है तो मैं जाके वो थ्रो करूंगा, मैं यूज टू नहीं होता पहले उस जेवलिन का, मुझे वो फेंकना नहीं आता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़। ये जो प्रैक्टिस जेवलिन है और जो कंपटीशन जेवलिन है, इसमें भी फ़र्क होता है? नहीं जी, वो उनके पास तो सारे एक जैसे ही हैं। प्रैक्टिस नहीं, जो यहाँ आपके पास है उसमें और जो इंटरनेशनल बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। वेट का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है? नहीं, क्वालिटी का फर्क होता है। ये इतना डिस्टेंस कवर नहीं करते, आपकी फोर्स इनमें सारी उधर ही जाया हो जाती है, ये कह लें। ये वाइब्रेट करते हैं, ट्रेवल नहीं करते इतना, तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इनकी रेंज कम है, वो उनकी रेंज ज़्यादा है, वो लंबा फेंक सकते हो आप सेम पावर में। तो ये बड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। वो हम 5 से 6 लाख का एक जेवलिन आता है, ये कोई 50,000 का भी नहीं है हमारे पास जो है। तो चीज़ें ये तो मैटर तो करती हैं, आप मतलब कह सकते हो। ये जो जैसा आपने कहा कि एक जेवलिन 5 से 6 लाख का आता है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके लिए किस किस्म के जेवलिन की ज़रूरत होती है? वही जो आपके लिए आप इंटरनेशनल कंपटीशन में इस्तेमाल करते हैं, या प्रैक्टिस के लिए और जेवलिन होता है? नहीं जी, प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास वही होने चाहिए। अगर आपने यूज टू होना है और ट्रेनिंग में आप अच्छी थ्रो करोगे तो डेफिनेटली आप जाके कंपटीशन में करोगे। फर्क कोई नहीं होना चाहिए क्वालिटी के एतबार से, जेवलिन आप इस्तेमाल नहीं तो वो आपको बॉदर करेगा, कंपटीशन में डिस्टर्ब करेगा। अगर आपके पास सेम जेवलिन नहीं है तो वो होने चाहिए हमारे पास, हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई वो शक की बात नहीं है। हम हार्ड वर्किंग हैं, टैलेंटेड सबसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, मैं समझता हूँ कि हम में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों की कमी है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ जो कर सकती है, चीज़ें इंप्रूव कर सकती है और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। यासिर, जैसे हम अरशद की बात करते हैं, फिर आपकी बात करते हैं, आपके अंडर भी कोई ऐसा कोई यंगस्टर है जो आप देखते हैं कि वो आके इस कंपटीशन पे, जैसे अभी आप नेशनल टॉप पे हैं तो नेशनल चैंपियन कोई और भी बन सकता है, कोई ऐसा और दिख रहा है लड़का आपको? लड़के बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे हार्ड वर्किंग लड़के हैं पाकिस्तान। पीछे अभी 70 के हमारे पास कई लड़के हैं पाकिस्तान, 3-4 हैं 70 मीटर के जो कि कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उनको वो दिया ही नहीं जाता उनको ना। आपको एक पाथवे की ज़रूरत है, पाथवे होना चाहिए आपको, एक पूरा एक ग्रुप होना चाहिए जहां आप एक दूसरे को देख के ट्रेनिंग कर सको। अभी मैं और अरशद भी डिफरेंट ट्रेनिंग करते हैं, सेम हमें नहीं करते, जो कि ये गलत चीज़ है। मतलब आपके घर में ग्रुप ट्रेनिंग होनी चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए। मैं अरशद को देख के सीखूंगा, डेफिनेटली मुझसे जो मेरे जूनियर सीखेंगे तो ये बड़ा एक आपके लिए वो रास्ता बन जाता है। तो ये चीज़ें अगर इम्प्रूव हो जाएंगी तो और भी बंदे अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, ये जो मौसम है, ये ट्रेनिंग पर किस तरह से आपकी ट्रेनिंग पर जो जेवलिन थ्रोर है उन पर असरअंदाज हो? कौन सा बेस्ट वेदर है आपके ख्याल में जहाँ पर आबो हवा भी ऐसी हो कि जो ज़्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस को निकाल सके? क्या ये इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप उसको देखते हैं कि कंपटीशन कहाँ पर हो रहा है, उस वहाँ पर क्या मौसम होगा, उस मौसम में जाकर आपको तैयारी करनी है? बिल्कुल, ये मौसम बड़ा इफेक्ट करता है खास करके जेवलिन पे। जैसे अभी मैं कोरिया में रिसेंटली जब वो हुआ सिल्वर मेडलिस्ट, तो उधर हवा बड़ी ख़राब थी, हवा ने डिस्टर्ब करती है ये, क्योंकि हमने फ्लाई करवाना होता है जेवलिन को। अगर हवा आपके हक में या बेहतर नहीं है तो वो जेवलिन को डिस्टर्ब करती है। हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहली 4-5 थ्रोज तक, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी 2 से 3 मीटर थ्रो भी कम हुई है। अच्छी हो सकती थी अगर हवा हमारे हक में होती। तो ये इफेक्ट करता है। बाकायदा हम मौसम को पहले चेक करते हैं, हमने जहाँ जाना, फिर उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस तरह के टाइम पे और उसी तरह की जाए। मतलब मैं अभी सिर्फ ये उसमें ही अटकी हुई हूँ कि 5-6 लाख की अगर वो एक जेवलिन मिलती है
तो फेडरेशंस के पास क्या इतना बजट नहीं, गवर्नमेंट के पास ना, ये जो राणा साहब का आपने शुरू में जिक्र किया था ना, अगर फेडरेशन के पास नहीं है फंड्स तो स्पोर्ट्स बोर्ड किस मर्ज की दवा है ना, तो उनका स्पोर्ट्स बोर्ड को इतने सारे फंड्स तो मिलते हैं, वो वापस कर देते हैं फंड्स। कितने फंड्स वापस किए थे? लगभग 4 अरब रुपए उन्होंने एक दौर में हुकूमत को वापस कर दिए थे कि हम खर्च नहीं कर पाए। और ये जैसे यासिर बता रहे हैं सवेरा कि हम 50,000 की जेवलिन इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक सवाल यहीं से पैदा होता है कि एक जेवलिन कितने वक्त तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, अगर वो ख़राब हो जाएगी तो फिर आपको नहीं चाहिए होगी। जी बिल्कुल नहीं, जेवलिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। अब हम प्रोफेशनल हैं, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास 3-4 जेवलिन हो तो हमारा कैरियर निकल जाता है। जेवलिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते वो। एंड आई रिमेंबर कि अरशद ने शायद अपील की थी उन जेवलिन्स की, तो किसी प्राइवेट पार्टी ने अरशद को वो जेवलिन्स प्रोवाइड किए? नहीं, वो पीएम साहब ने उनको दिए थे। पीएम साहब ने डायरेक्ट दिए थे। जी बिल्कुल, उन्होंने पैसे दिए थे। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है और उनकी जेवलिन के लिए वज़ीर आज़म साहब को एक्शन लेना पड़ा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्टली उन्हें बुलाया था, बाकायदा उनको अमाउंट दी, उनके लिए जेवलिन मंगवाए। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि ग्रुप में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जहाँ तक ताल्लुक फ़िज़िकल फ़िटनेस का, आपने पावर ट्रेनिंग की बात की, कितना कॉन्सेप्ट है पावर ट्रेनिंग का पाकिस्तान में और किस किस्म का जिम? क्योंकि अगर आप जेवलिन की बात करते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म की पावर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती होगी। तो वो पावर ट्रेनिंग के लिए उसका इक्विपमेंट भी बड़ा अहम है कि आप किस जिम में जाते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट है वो वाला या नहीं। इस हवाले से बताएं यहाँ पर कितनी मुश्किल है। जी मुश्किलात तो हर जगह पे ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये है कि पावर ट्रेनिंग के लिए मैं ज़्यादा फ्री वेट करता हूँ। तो इधर हम PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में करते हैं ट्रेनिंग। तो इधर वो इतने अच्छे रावड़ी नहीं है जिनसे हमारी ट्रेनिंग होती है। प्लेटें उस लेवल की अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ये है कि अभी ना होने से बेहतर है, लेकिन और चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं डेफिनेटली। अगर आपका वो माहौल जिम ट्रेनिंग का अच्छा है, वहाँ पर आपको इक्विपमेंट हाईएस्ट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का मिलता है, तो एक तो आप मोटिवेट होते हैं ट्रेनिंग करने में, ऑब्वियसली, और फिर आप माहौल बनता है। बिल्कुल, अगर आप देखें ना, अब एशियन लेवल पे या आप ओलंपिक लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं तो उस लेवल की आपके पास फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आप एक बंदे को ओलंपिक में भेज रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट मेडल की कर रहे हैं और आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे, तो ये तो काफ़ी चीज़ें फिर मतलब ये पावर ट्रेनिंग, डाइट, ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जब आप हर चीज़ मैटर करती है गेम में। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ को आप अच्छी नींद, हाँ बिल्कुल, अच्छी नींद, रेस्ट सबसे ज़रूरी है। मैं कहता हूँ रेस्ट बहुत ज़रूरी है। डाइट, रेस्ट, उसके बाद हम ट्रेनिंग को कंसीडर करते हैं कि ट्रेनिंग इन दोनों चीज़ों के बाद में आती है। अगर ये अच्छी नहीं है तो आपका कोई ट्रेनिंग का फायदा नहीं। अच्छा, ये जो आपके कंपटीशन है, आप खुद ही इसके लिए सोच रहे होते हैं कि ये वाला खेलूंगा, ये वाला जाना है, यहाँ जाना है, या फिर ये मैनेजर, ये बुनियादी तौर पर तो मैनेजर का काम होना चाहिए ना, या अगर खिलाड़ी का तो सिर्फ ये हो, उसको पता हो कि मैंने यहाँ पे जाना है, मैं उसके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सारे कंट्रीज में ऐसे ही होता है। बाकायदा मैनेजर वो प्लान देते हैं आपको कि ये प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं, साल में आपने ये कंपटीशन खेलना है, अगर कोई इंजरी ना हो तो हमें खुद ही सोचना पड़ता है। वो भी हमारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। क्योंकि मैं सोच रहा था मुझे 4 कंपटीशन मिले, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, मुझे एक ही मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। कभी इंडिविजुअली आपने ये जब हो जाता है ना, दिल बर्दाश्त होता है इंसान, तो कहता है मैं खुद निकलूंगा फाइनेंसेस ढूंढने, कभी इंडिविजुअली आपने किसी प्राइवेट कंपनी या किसी कॉर्पोरेट को अप्रोच की कि मैं जाके एशियन जेवलिन थ्रोअर कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, क्या मुझे कोई स्पॉन्सर कर सकता है? ये कॉर्पोरेट बहुत सारी प्राइवेट चीज़ों को तो आप छोड़ें। मैं लास्ट ईयर एशियन ब्रॉन्ज हुआ मैं बड़ा खुश था उस टाइम। मेरे कुछ जानने वाले, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग करवाई थी इधर मॉडल टाउन में। उन्होंने मुझे 5 मिलियन का, 50 लाख का ना प्राइज़ जो है अनाउंस किया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि प्राइवेट 5 मिलियन अनाउंस किया वज़ीर आज़म साहब ने। हाँ जी, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। वज़ीर आज़म साहब तक अगर कोई ये पहुँचा दे, शहबाज शरीफ साहब एक कमिटमेंट जो की हुई है, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमारे एथलीट्स? आप देखें, ये आपने शुरू में राणा साहब का जिक्र किया था, ठीक है। राणा साहब, अगर आप इस वक्त मुशीर हैं IPC की वजारत के, और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम आज तक आप तक पहुँचेगा। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एशिया के, यासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, तो वो उस वक्त जब ये ब्रॉन्ज जीते थे ना जी, हाँ उस टाइम ब्रॉन्ज जीते थे, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया था इनके लिए कि 50 लाख रुपए इनको इनकी कामयाबी पर, इनके मेडल के ऊपर वो इनाम देंगे, लेकिन आज तक वो इनाम हवा में है, ज़मीन पर पहुँचा नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप ये वाली
सबसे पहले एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि और खेलों का कोई हाल नहीं है। तो ये यहाँ से खबर ज़रूर आगे आप तक पहुँच रही है। बिल्कुल। और यासिर, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, राना साहब, हम पूरी एक्सपेक्टेशन है हमारी कि राना साहब ये शो ज़रूर देखेंगे। आप अगर कुछ मैसेज अपने बेसिस पे देना चाहें कि क्या क्या बेहतरी हो सकती है, बिकॉज देखें आप लोग तो अभी इस करियर की राह पे हैं, आपके पीछे एक पूरी लाइन है यंगस्टर्स की, एटलीस्ट शायद इतनी जल्दी आपके लिए हम रास्ता बट उनके लिए हमवार हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं यही कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और जो राना साहब है हमारे, यही कहूँगा कि हमारे मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, हम बहुत हार्ड वर्किंग है, दूसरे जो कंट्रीज़ के प्लेयर हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसे एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्लेयर्स इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक तो फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए प्लेयर्स को, सबको ही है, मैं अपनी को नहीं कर रहा। और उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिस गेम के हैं उनकी वो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएँ तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इसमें। कोई हम पर्सनली तो अच्छा, टैलेंट का भी मुवाजना करते हैं आपके? पाकिस्तान में है ये, इंडिया के खिलाड़ी हैं, इनमें ये है, ये और मुल्कों से हैं, टैलेंट का जब नहीं जी, टैलेंट विदाउट हार्डवर्क कुछ भी नहीं, ये तो सच्ची बात है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो टैलेंट होगा या नहीं है, जैसे हम जेवलिन की बात करते हैं ना, तो हर दूसरा बंदा क्रिकेट खेल रहा हमारा पाकिस्तानी, जो कि और पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो बॉल फेंकते हैं हमेशा, तो स्ट्रॉन्ग आर्म होते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी इंप्रूव हो सकती हैं अगर थोड़ा सा उन पर फोकस किया जाए, ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि पहले तो मेरे 50 लाख भी मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, मैं जेवलिन ले सकूँ, कुछ चीज़ें अपनी सही कर सकता हूँ आगे इन फ्यूचर। मैंने कंपटीशन खेलने डेफिनेटली, अभी तो मेरा स्टार्ट है मैं समझता हूँ, और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएं तो ज़्यादा आपने अपने लिए क्या हदफ मुकर्रर कर रखा है कि आप क्या चाहते हैं साल, 2 साल, 3 साल में? जी बिल्कुल जी, मैं तो यही चाहता था इस साल ही मैं ओलंपिक में जाऊँ, अनफॉर्चुनेटली नहीं गया। एक कोई भी प्लेयर हो उसका ये ड्रीम होता है, सबसे बड़ा ड्रीम ओलंपिक खेलना होता है, उधर मेडल लेना, डेफिनेटली वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी टाइम है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में जाऊंगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं क्वालिफाई करके जाऊंगा। अभी नेक्स्ट ईयर मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इंशाल्लाह मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, अभी जो रिसेंट जो कंपटीशन सोच रहा हूँ। चलो जी, गुड लक आपको, बहुत बहुत हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपने जो टारगेट एक सोचा हुआ है आप वो टारगेट अचीव कर सकें। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन जेवलिन थ्रोअर मौजूद थे, साथ ही साथ 2024 एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट मौजूद थे। उनसे पिछली दफ़ा कमिटमेंट की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो 50 लाख अभी तक उनको नहीं मिले हैं, बराए मेहरबानी वो 50 लाख उनको दें। और मतलब एक आयरनी है हाफिज ये कि इससे पहले कशमाला तलत हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में इतनी फंड्स नहीं है, और वो भी ओलंपिक्स में जा रही हैं। यस बिल्कुल। सो खुदारा राना साहब आपसे भी गुजारिश है, बेहतरी करें, बेहतरी करनी है तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे देखें। एंड इसी के साथ जोर का जोड़ का वक्त खत्म हुआ है, सवेरा इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।